न्यू इंग्लैंड के जो न्यू इरा की बात चल रही थी, डेली क्रिकेट उसको सच में सैल्यूट करता है। न्यू इरा कह देने से सिर्फ न्यू इरा नहीं हो जाता, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में झलकना चाहिए और आपके इंटेंट में झलकना चाहिए, वो आपके क्रिकेट में झलकना चाहिए, तब जाकर वो ये चीज़ें सच साबित होती हैं। और डेफिनेटली जिस न्यू इरा को जो चीज़ बोल कर शुरू किया था इंग्लैंड ने, उसी चीज़ पर अभी भी वो टीम कायम है। और ये बेन स्टोक्स ने जब टॉस हुआ था तभी उन्होंने कहा था कि आप शायद हमारे डिसीजन से हैरान हो जाएं, लेकिन हम टॉस जीतकर चेज ही करना चाहेंगे, यानी एट द एंड हम चौथी इनिंग में बैटिंग करना चाहेंगे। इतना कॉन्फिडेंट उन्हें अपनी टीम पे चेज करते हुए था, ये बहुत बड़ी बात थी। और कहीं ना कहीं सैल्यूट है न्यू इरा को इंग्लैंड के इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर। पूरे टेस्ट मैच की बात करें यार, काफ़ी सारी चीज़ें घटी हैं यहाँ पर डे बाय डे, और कहना होगा सेशंस में जो विन है वो क्लियरली इंडिया के नाम है, इसमें कोई दरार नहीं है। अगर आप सेशन की बात करेंगे तो सेशंस इंडिया ने ज़्यादा जीते हैं और 3 दिन तक तो पूरी तरह से कमांडिंग पोजीशन पे था। लेकिन ये मैच टर्न अराउंड कहाँ पर हुआ, ये इसकी बात हम ज़रूर करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर दोनों टीमों की मैं बैटिंग की बात आपके सामने रखना चाहूँगा। दोनों टीमों की बैटिंग डिपार्टमेंट में आपको क्या अलग नजर आया दोनों टीमों की बैटिंग में, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों मिला? बस ज़रूर देखिए, इंडिया की पहले हम बात करें 400 प्लस उन्होंने बनाए, बहुत ज़्यादा कहना होगा ऊपर वाले ने कुछ नहीं किया है, कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, क्योंकि आजकल आमूमन रहता ही नहीं। बिल्कुल रहता है, पिछले हम 1.5 साल 2 साल से यही देख रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन ना के बराबर रहता है। नीचे के आके 4 विकेट के बाद रियल रन बनाना शुरू होते हैं हमारे यहाँ पर, हमारी इंडियन टीम में। एग्जैक्टली वो हुआ। ऋषभ पंत, जडेजा और हमारे शमी बुमराह ने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। तो पहली इनिंग में बहुत ही शानदार बैटिंग हुई इंग्लैंड के बॉलर्स को, एंडरसन को छोड़कर बाकी सब ने, सारे बॉलर्स ने बहुत ही ज़्यादा कहना होगा एक्सपेंसिव गए, चाहे मैथ्यू पॉट्स हो, ब्रॉड हो, लीच हो। फर्स्ट इनिंग में एग्जैक्टली लग रहा था कि हम सचमुच बहुत ज़्यादा आगे हैं। जिस तरीके का क्रिकेट ऋषभ पंत ने खेला, जिस तरीके का काम क्रिकेट रविंद्र जडेजा ने खेला, बिल्कुल इसमें कोई दरार नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंग्लैंड की भी हालत बिल्कुल ख़राब थी। फर्स्ट इनिंग की अगर मैं बात करूं, वो भी पूरी तरह से डगमाती हुई नजर आई। रूट भी इतने खास चल नहीं पाए, 30 रन में मेरे ख्याल से भी आउट होते हुए बन गए, और आधी टीम कहीं ना कहीं पवेलियन लौट गई थी बहुत ही कम स्कोर में। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह जाती है यार, अब सीधे यहाँ पर उस विराट कोहली की बात करेंगे हम। जो भी कुछ घटा है यहाँ पर स्लेजिंग वगैरह की बात हुई है, विराट कोहली की जो बात, विराट कोहली ने जो बेस्ट को स्लेज किया। देखिए सबसे पहले तो डेली क्रिकेट आपके सामने ये कह रहा है कि विराट कोहली ने स्लेज किया, इस वजह से कोई इंग्लैंड मैच नहीं जीत गया या फिर इंडिया मैच नहीं हार गया, बिल्कुल भी नहीं। ये जो भी कहते हैं सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह, ये सब फालतू की चीज़ें हैं कि विराट कोहली ने स्लेज कर दिया तो अचानक से इंग्लैंड टीम उसमें आ गई और फटाफट उन्होंने खूब रन मार दिए, बेस्ट रन मार दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विराट कोहली के स्लेज करने से ना ही टीम हारी है, ना ही इंग्लैंड की टीम जीती है, ये पहले हम क्लियर आउट करना चाहते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है, मेरे ख्याल से ये स्लेजिंग की वजह से नहीं, लेकिन स्लेजिंग जो हुई ये एक तरह से ये दिखा रहा था कि पहली इनिंग में इतनी ज़बरदस्त लीड लेने के बाद या फिर ह्यूज डिफरेंस के बाद 250-300 रन की लीड हमारे पास होने के बावजूद बस सिर्फ 3-4 रन इंग्लैंड के बचे थे, कहीं ना कहीं टीम जो है वो कैरिड अवे हो गई इस इंसिडेंट के बाद कि लगा अरे हम तो अब जीत ही गए, अब तो ये मैच में औपचारिकता है और हमारे खिलाफ 200-250 आज तक कौन चेस कर पाया है जो अब करेंगे, क्योंकि आज तक 250 से ऊपर इंडिया के खिलाफ चौथी इनिंग में कोई टीम चेस कर पाई नहीं है अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें। क्या ये कैरिड अवे ओवर कॉन्फिडेंट नजर नहीं आया? जरूर देखिए, जब ये प्लेयरों में भी नजर आने लगा कि जब अब सीनियर प्लेयर ही ऐसे, विराट कोहली जैसे प्लेयर इतने बड़े टीम के एक बड़े सीनियर प्लेयर होने के नाते अगर इस तरीके का वो रखेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, हमने लीड ले लिया, हमने ये कर लिया, उस लड़ाई के बाद, जी हाँ उस इंसिडेंट के बाद, तो वो प्लेयरों में ज़रूर आया कि अच्छा अभी तक हम मैच में हैं, आप खोते जा रहे हैं, पार्टनरशिप वहाँ पर हो रही है, बेयरस्टो रन बना रहे हैं, और जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद ज़रूर कहना होगा कि एक ओवर कॉन्फिडेंस अंदर आ गया कि नहीं, हम वो मैच वहाँ पर ख़त्म हो गया। यानी कि 84 for 5 में हमने ये समझ लिया कि टीम इंडिया ने, जी हाँ हमारी टीम ने ये समझ लिया कि मैच हम जीत गए हैं। वो समझ रहे थे शायद हम वनडे मैच खेल रहे हैं यहाँ पर कि एक इनिंग का गेम है, 84 पे 5 है, 416 का टारगेट चेस करना है। अब विराट कोहली ने लड़ाई कर ली तो हम जीत गए, मतलब कि ये वनडे मैच है, वो मारने पे चले जाएंगे। लेकिन ये भूल गए हमारे प्लेयर्स कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, हम वाइट जर्सी खेल रहे हैं। वाइट जर्सी लगती नहीं है आजकल की, वाइट जर्सी बदल गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप खेल टेस्ट क्रिकेट ही रहे हैं, आपको ये याद रखना चाहिए था। और ये सारे 11 के 11 प्लेयर
भूल ही गए उसके बाद 84 for 5 और उस इंसिडेंट के बाद। बिल्कुल, तो ये इंसिडेंट की वजह से ऐसा नहीं है कि आप मैच हारे या फिर मैंने पहले ही आपको कहा, लेकिन वो इंसिडेंट ये जरूर दिखा रहा था कि ये टीम शायद मान चुकी है कि अब हम ये मैच जीत चुके हैं। और वो सारे प्लेयरों में, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर में, पूरे 11 शायद हम ना भी कह पाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर में जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैमरे में दिखाई देते हैं, उन प्लेयरों में, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर में क्लियर नजर आ रहा था कि शायद हम ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग और भी होती है। ऐसे कई मैच हुए हैं हिस्ट्री में जहां पर पहले इनिंग में टीम एकदम ढेर हुई है और दूसरी इनिंग में मैच को पूरी तरह टर्नओवर करके मैच जीती भी है और सीरीज भी जीती है। ऐसे कई किस्से हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करूं, आप ऐसे कैसे भूल गए कि पहली इनिंग में जो टीम खराब खेली वो दूसरी इनिंग में भी खराब खेलेगी? ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप खुद से ही सीख लीजिए। उस हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 4-0 से हारना चाहिए था, जो आप सीरीज वहां पर जीते। पहले मैच में 36 पे टीम ऑल आउट हो गई थी। तो क्या यही सोचती ऑस्ट्रेलिया कि अब तो ये सारे मैचों में होगा? और उन्होंने सोचा भी और उनके साथ रिजल्ट क्या हुआ? यहीं पर सबसे बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट वाली जो गलती है इंडिया में, यही गलती हमने कर दी, इंडियन टीम ने कर दी कि हमें लगा कि एक इनिंग हो गया, अरे हम तो जीत गए, हमारे बॉलर्स के खिलाफ। आप सिराज का बयान देखिए, सिराज अपने तीसरा, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि टीम कैरिड अवे हो गई। सिराज का बयान आता है कि 140 प्लस के पे लगातार बॉलिंग कराने वाले हमारे टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेंथ वाले बहुत सारे प्लेयर्स हैं। न्यूजीलैंड के पास वो नहीं थे, इसीलिए उनके खिलाफ इंग्लैंड ने चेस कर लिया, लेकिन हमारे खिलाफ इतना आसान उनको होगा नहीं। आप देखिए, मैं पहले कहा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत थिन लाइन होती है। ये बयान सिराज की तरफ से आना, और अब सोचिए अब उनके पास क्या मुंह रह गया एक बताने के लिए कि क्या हुआ। आपके पास तो 140 के पेसर्स थे, आप कह रहे थे, फिर आप क्यों नहीं डिफेंड कर पाए? यही दिक्कत होता है जब आपके पास नॉलेज ना हो तो बातें भी कम करनी चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं सिराज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये था, वो बॉलर नहीं थे, लाइनर। आप थोड़ा पढ़ के आइए कि साउथी, बोल्ट, वैगनर ये कौन है, क्या है, कैसे बॉलर है, तब आप ये सब बातें अगर मुंह से निकले तो ठीक लगता है। पहले पढ़िए, उसके बाद ऐसी बातें बोलिए। ये एकदम बकवास बातें लगती है। बिल्कुल, आप खेलने आए, आप सीधा खेलिए और बस अपना परफॉर्म दीजिए, अपनी तरफ से परफॉर्म कीजिए। आपका शतक होते होते रह गया आज, आप अपने परफॉर्मेंस को देखिए कि आपका परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। खैर, यहाँ पर इस बैटिंग की बात जरूर हो गई, एंड यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपसे पूछूंगा दो चीज़ों के बारे में, रूट और बेस्टो। आउटस्टैंडिंग। देखिए, जिस तरीके से खासकर मैकुलम ने जिस तरीके से उनका अप्रोच रखा है बेयरस्टो के गेम का, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो अप्रोच उनको सूट कर रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। उन्होंने कहा है आप खेलिए, आप जितना आपको खेलना है, आपको अटैक करके खेलना है। वो गेम जो बेयरस्टो का है वो उनके, और एक कहना होगा एक फॉर्म से भी वो गुजर रहे हैं, ये ज़रूर है। क्रिकेट में हर किसी के पास, हर प्लेयर के पास ये फॉर्म आता है और जाता भी है, बिल्कुल जाता है। लेकिन किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तेज खेल के इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ऊपर से ऑर्डर है कि आप तेज खेलिए, आपको कोई रुकेगा नहीं। और रूट की तो खैर क्या बात ही करनी है, पिछले 2 साल से उन्हीं की बातें हो रही है, माफ़ कीजिएगा 1 साल से पिछले उन्हीं की बातें हो रही हैं, तो उनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं करने के लिए। इंडिया शायद 1 विकेट छोड़ के ही आया था कि हमें रूट का विकेट तो ऐसे ही नहीं है, लेकिन बाकी हमें 9 विकेट जल्दी जल्दी निकालने हैं। उसमें भी मुसीबत आ गई कि बेयरस्टो भी अब चल पड़े। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो रूट की क्या बात करनी, वो ऑलरेडी गोट में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लगातार स्कोर रन उनके बल्ले से निकल ही रहे हैं। जरूर एक बात जरूर पूछना चाहूँगा मैं, ये मेरे आपसे एक सवाल है मेरा कि 239 हमने दूसरी इनिंग में बनाए, क्या वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी ऑल आउट होने में या अटैक करने में? क्या इतना टाइम था? अभी भी आप देखिए, आज का दिन बचा हुआ था इतना। क्या आपको नहीं लगता कि नहीं, क्या आपको लगता है कि नहीं हमने ठीक किया, बहुत अच्छा टारगेट था, इससे बड़ा और क्या दे सकते हैं? या फिर नहीं, सचमुच बहुत टाइम था, हमने ज़बरदस्ती का जल्दबाजी किया? बिल्कुल यार, यहाँ पर मैं क्लियरली एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि टीम बहुत कैरिड अवे हो गई थी पहले ही इनिंग में, वो क्लियरली उनके बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा था। उस इंसिडेंट के बाद तो और ज़्यादा हो गई। इसीलिए आपको आपने अभी स्वप्न में सोचा है कि आखिर कमेंट्री जो है वो क्यों दी जाती है किसी क्रिकेट मैच में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में हो, चाहे वनडे क्रिकेट में हो। T20 में कमेंट्री कोई मतलब नहीं, ना भी हो तो चलेगा, लेकिन वनडे और टेस्ट में, टेस्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप कमेंट्री भी बहुत अच्छे से सुनते होंगे। मैंने भी कमेंट्री सुनी, वहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स आए, जितने भी सीनियर सर्स थे, उनकी मैंने बातें सुनी। वहाँ पर सभी ने एक चीज़ ज़रूर कही कि सेकेंड इनिंग में इंडियन टीम में वो इंटेंट नजर नहीं आया जिस इंटेंट की टीम को ज़रूरत थी। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी कमेंटेटर्स ने
से कमेंट्री करी है उनके सबके, चाहे वो इंडिया के रवि शास्त्री सर हो या फिर संजय माजरेकर सर हो या फिर दूसरी तरफ से जितने भी नासिर हुसैन सर हो और भी जितने भी वहाँ पर थे, वो सभी की एक ही राय थी कि हाँ इंटेंट की कमी नजर। अब इंटेंट की कमी पता है आपको क्यों नजर आई? जो मैंने अब आप डेलीक्रेट के उस बयान पे आ जाइए जो हमने शुरू में कहा कि उन्हें लगा हमारे खिलाफ तो 250 रन भी कोई 250 भी कोई चेज नहीं कर पाया फोर्थ इनिंग में, तो कहाँ यार हमारी तो लीड 300 350 हो गई है, अब हमारे खिलाफ ये कहाँ ही कैसे चेज हो जाएगा। हमने तो अब तक डोमिनेट किया क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि 300 करीब चेज हुए हैं इंडिया के खिलाफ पिछले 2-3 सालों में इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ। 2015 के बाद से आप दिखाइए 300 प्लस का टारगेट पहली बार इंडिया के खिलाफ चेज हुआ है। तो आप सोचिए क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, लेकिन वो भूल गए कि ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत बड़ा नुकसान होता है। वही जो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंट थी, उनकी मीडिया ओवर कॉन्फिडेंट थी, उनके प्लेयर्स, उनके फॉर्मर प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंट थे जब इंडिया ने दौरा किया और उनके जो बयान थे उससे पता चल रहा था। और वही चीज इंडिया ने यहाँ पर गलती कर दी, वो भूल गए और हम खामियाजा हुआ कि सीरीज जो हम 15 साल बाद यहाँ पर जीत सकते थे वहां पर 2-2 की बराबरी पे छूटा। एंड आपके आंसर का जवाब मैंने देने की कोशिश की है। अब आपसे एक सीधा सवाल है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप किस तरह से देखते हैं? पहले हम इंडियन बॉलिंग अटैक की बात कर लें। बिल्कुल सही कहा आपने। इंडियन बात वो नहीं है कि पिच को कितनी हेल्प मिली नहीं मिली, 119 रन बचे हैं, 7 विकेट में से एक भी विकेट टीम नहीं गिरा पाई। मैं आज ही की डेगी चली बात। जरूर आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए बॉलिंग बहुत पुअर हुई है, बहुत ही ज़्यादा पुअर हुई है कहना होगा। एक स्टैंडर्ड बॉलिंग में नज़र नहीं आया, सिराज से चाहे शार्दुल ठाकुर से हो, कोई स्टैंडर्ड नज़र नहीं आया है। अब तरह की बातें उठनी शुरू होंगी कि अश्विन को क्यों नहीं खिलाया, पिच को ये देखा, पिच को देखा, ये सब बाकी बात के बहाने हैं। लेकिन टीम बिल्कुल सटीक थी। अगर कोई ये कहता है कि टीम ऐसी थी वैसी थी, इसको खिलाना चाहिए था, नहीं, एक परफॉर्म खराब हुआ है प्लेयर से, ये जरूर कहना होगा। ये सिराज है जो लास्ट ईयर क्या परफॉर्म किया था इंग्लैंड में, तो एक परफॉर्मेंस पे अपने आप के काम करना होगा। जब आप ज़्यादा जिस तरीके का क्रिकेट वो खेल के आए हैं सिराज, अभी पिछले महीनों में हमने देखा, आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ सीधा, उसके बाद सीधा यहाँ उतरना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि आप एक T20 क्रिकेट से उठ के यहाँ आए हो। इस तरीके का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत खेलते अगर वो मैचेस तो ज़रूर हम उम्मीद कर सकते थे, पर बॉलिंग बहुत ज़्यादा पुअर हुई है इंडिया की, चाहे शार्दुल हो चाहे सिराज हो। बिल्कुल। तो एंड अब यहाँ पर सीधे एक बात आती है, छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इंग्लैंड की बॉलिंग से लेकर भी यहाँ पर मैं पूछना जरूर चाहूँगा, थर्ड पेसर का रोल आप किस तरह से देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त इंग्लैंड के लिए? स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन दो प्राइम पेसर जरूर है, तीसरे पेसर का रोल आपको क्या लगता है? पॉट्स बखूबी निभा रहे हैं या फिर ऑली रॉबिन्सन जब इंजरी से आ जाएंगे तो फिर क्या मामला रहेगा? पॉट या ऑली रॉबिन्सन, आप किनको ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं? ऑब्वियसली ऑली रॉबिन्सन, बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक अच्छे क्वालिटी है उनके पास ज़रूर, वो पुरानी बॉल से भी वो विकेट ले सकते हैं, उनकी लाइन उनकी लेंथ इनसे बेटर है पॉट से, कहना होगा। उनके लिए जगह ज़रूर होनी चाहिए टीम में जब वो अवेलेबल हो ज़रूर। और आर्चर तो खैर बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, वो तो टोटल है, पर ये जगह ज़रूर होनी चाहिए जब ओली रॉबिन्सन आए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस मैच में हार के साथ 2-2 से सीरीज ड्रॉ हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब शेयर्ड हो चुकी है, जहां पर जीतने का बहुत ही बेहतरीन मौका इंडिया के पास था। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, जब आप खराब खेलेंगे, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर यही नतीजे होने हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ वही यहाँ पर इंडिया ने भी दोहराया है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन यार इंग्लैंड की दाद देनी होगी ब्रैंडन मैकलम की, जो रूट की। हाँ, एक चीज मैं फिर से पूछना भूल गया, बेन स्टोक्स की कप्तानी की बात आप करें, दोनों बीबी, बेन स्टोक्स एंड बुमराह। पहले बेन स्टोक्स। नहीं जरूर, देखिए बिल्कुल अटैकिंग माइंडसेट रहा है, वो घबराए नहीं है, चाहे कितने भी बड़ा स्कोर हो गया, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये दिखा है कि नहीं ये तो हम आसानी से कर लेंगे। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। वहाँ मैकलम भी बैठे रहते हैं ऊपर, उनके चेहरे पे भी आप देख सकते हैं, चाहे कुछ भी स्कोर हो सामने, उनको उम्मीद रहती है कि हाँ हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। प्लान्स हैं इस टीम के पास, ABCD, वो प्लान्स बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और उसको डिलीवर उनके प्लेयर्स कर रहे हैं, खासकर रूट, बेयरस्टो, एंडरसन, इस तरीके के प्लेयर। बिल्कुल, इसमें कोई दौराय नहीं है। खैर, और जैक क्रॉले और लीस की बात करूं, वो सही वक्त पर इस बार चले और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस रखा उन्होंने इस 378 के चेज में, इसमें कोई दौराय नहीं है। बुमराह ने एक ही मैच में कप्तानी करी है, तो एक मैच में किसी भी हाल में आप कप्तानी को तो जज किसी भी हाल में नहीं कर सकते, इसलिए बुमराह की बात यहाँ करनी है। अनफेयर होगा, आप एक मैच में अगर शतक मारते तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा प्लेयर है, और एक मैच में अगर कोई कप्तानी कर रहा है और वो हार गए तो ये नहीं कह सकते कि बुमराह की कप्तानी। बस हाँ, और टेस्ट मैच
मैच में हमें सेना में कोई और ही कप्तान करता हुआ मिलेगा और एशियन कंडीशनों में हमें रोहित शर्मा कप्तान बनते हुए बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि सेना में पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो जाती है, रोहित शर्मा को वो किसी ना किसी रीजन से टीम से बाहर जरूर हो जाते हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि ये न्यू इंग्लैंड जो है ये कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली क्रिकेट चैनल के साथ बने रहिए, कम्युनिटी टैब चेक करना मत